तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल कर्व सरफेसेस या फिर कर्व सरफेस खाली। अब देखो, स्फेरिकल सरफेस दो तरह के होते हैं। ध्यान देना, मैं इसके बारे में लिखने नहीं वाला हूँ, ऐसे जस्ट बताऊंगा। स्फेरिकल सरफेस दो तरह के होते हैं। एक होता है सिलिंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस और एक होता है आपका सिंपल स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, दैट इज स्फेयर का स्फेरिकल सरफेस। अब सिलिंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस कैसे होता है? ये आपके पास ये जो पेन है ना, अगर सपोज मैं पेन को यहाँ से काट दूँ, इसके एकदम मिडिल से मैं बीचों बीच से दो टुकड़े से काट दूँ, तो आपको कैसे दिखेगा? ऐसा एक सिलिंड्रिकल पोर्शन दिखेगा ना, ऐसा एक सिलिंड्रिकल पोर्शन दिखेगा ना। अब ये भी एक कर्व सरफेस है, लेकिन एक ऐसा कर्व सरफेस है, सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस है। डन है क्या? दूसरा होता है बॉल। जो बॉल है, अगर मैं एक बॉल को काट दूँ तब भी आपको एक कटोरी का जैसा एक शेप का दिखेगा ना, वो भी एक स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन वो है स्फेरिकल कर्व सरफेस। डन है क्या? अब हम यहाँ पे स्फेरिकल की बात करेंगे, स्फेरिकल कर्व सरफेस मतलब वो कटोरी वाले की बात करेंगे, ना कि सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस के। डन है? क्योंकि जो आपका सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस है उसमें खाली कर्व ऐसा है, अगर तुम ध्यान दो तो उसमें कर्व कैसा है, देखो यही पोर्शन खाली कर्व है, दिख रहा है ना, यही पोर्शन कर्व है, और ये वाला पोर्शन कैसा है? स्ट्रेट रहेगा। लेकिन अगर आप वो बॉल को देखते हो, वो कटोरे को देखते हो, तो उसमें क्या है? सब तरफ से क्या है? बराबर में कर्व है। तो हम उसी के ऊपर डेरिवेशन करेंगे। अब इस डेरिवेशन को शुरू करने के पहले मैं कुछ एजम्पशन बता देता हूँ कि हम इस रे ऑप्टिक्स में इस एजम्पशन को हमेशा मान के चलेंगे। दैट इज लाइट आपका ट्रैवल करेगा, मतलब लाइट छोड़ो, एक मीडियम रहेगा आपका। दैट इज बाहर में हम हमेशा ये जो आउटसाइड है, जो स्फेरिकल सरफेस होगा वो ग्लास से बना है, इसके बाहर में जो सरफेस मतलब बाहर में जो चीज़ रहेगा दैट इज एयर, उसको हम रेयरर मानेंगे। क्या मानेंगे? रेयरर मीडियम। डन है क्या? दैट इज M1, रेयरर मीडियम रहेगा। डन। और जो आपका जो स्पेयर होगा या फिर जो भी कर्व सरफेस होगा अंदर में, वो आपका रहेगा डेंसर मीडियम, हमेशा डेंसर मीडियम, जो कि आपका मीडियम 2 है। तो हमेशा आप याद रखना कि इस फॉर्मूले में M1 M2, M1 ऑलवेज फॉर रेयरर, M2 ऑलवेज फॉर डेंसर। इसके आगे के सारे डेरिवेशन में यही नोटेशन फॉलो होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब जैसे एक कर्व है, एक कटोरी है, एक स्पेयर का टुकड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं इसका सेंटर रहेगा, तो वो कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डन, यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? अभी इसे शुरू करने से पहले और भी थोड़ा बहुत एजम्पशन देख लो, नहीं हो मैं उसे लिखवाऊंगा। सो जो पहला एजम्पशन है वो क्या है? फॉर स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? नहीं हम आपको इसको नोट नहीं करना है, आप इसको एजम्पशन को याद रखोगे, ठीक है? इस चैप्टर में पूरा यूज होगा। मैं लिखवा देता हूँ। पहला तो है कि पहला मीडियम M1 मीडियम हमेशा रेयरर रहेगा, M2 हमेशा डेंसर रहेगा। दूसरा जो एजम्पशन है दैट इज जो एंगल I है, एंगल I हो या एंगल R हो, जब हम उसका साइन लेंगे ना, देखो बहुत ही छोटे एंगल के लिए साइन I और I का वैल्यू सेम होता है, या फिर आप कॉस बोल दो, कॉस I और I का वैल्यू, या फिर tan। याद रखोगे बहुत ही छोटे एंगल के लिए I लिखो या साइन I लिखो या tan I लिखो या cos I लिखो, सब सेम रहेंगे। यहाँ तक डन है? नेक्स्ट बात क्या है कि ये जो कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस क्या है? बहुत ही स्मॉल है। ये जो कर्व है ना, ये बहुत ही स्मॉल। इसका मतलब है अगर मैं कहीं से भी इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो लगभग हम मान लेंगे कि ये जो लाइन है इस सेंटर के ऊपर आके, मतलब यहाँ पे इस प्रिंसिपल पे आके, इस प्रिंसिपल पॉइंट पे आके कोइंसाइड करेगा। यहाँ तक डन? अब शुरू करते हैं फिर। तो अभी आ जाओ, एक कुछ एजम्पशन है, आप इसको सिर में रखना, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमेशा लेट अस कंसिडर a spherical curve surface with radius of curvature r। ये हुआ। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर इमेज फॉर्म करना है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 रेज कोइंसाइड होने चाहिए। तो मैम अभी आप जो ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ खड़ा होकर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है? ये आपका आई है, आप यहाँ खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज़ को। डन है? तो सपोज हमारा जो आँख होता है वो क्या देखता है? जहाँ पे 2 रेस कोइंसाइड करते हैं उसी पॉइंट को इमेज, मतलब उसी पॉइंट को इमेज मानते हैं। डन है? हम कभी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे होते, हम उसके इमेज को देख रहे होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया आपको। अब सपोज यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पॉइंट पे। जो पहला जो सबसे बेस्ट रे हो सकता है वो आप किसको लोगे, इसको लो। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसी में से एक रे पास हो रहा है मान लो, डन है क्या। ए रे तो ऐसे सीधे पास होगा, डन। ये आपका फर्स्ट रे हो चुका है। दूसरा रे के लिए आप क्या करो, आप मानो कि ये दूसरा रे आके कर्व सरफेस को हिट करने वाला है, डन है क्या। ये दूसरा रे यहाँ से आके इस कर्व सरफेस को हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट किया। जैसे ही यहाँ पे हिट किया तो अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, क्योंकि ए है रेयरर, ए है डेंसर। तो जैसे ही रेयरर टू डेंसर मूव करेगा, डेंसर टू रेयरर होता तो भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता था, लेकिन रेयरर टू डेंसर है तो इस केस में क्या है, रेयरर टू डेंसर है तो अब ये लाइट बेंड होगा। अब ये जो रे बेंड होगा किसकी तरफ बेंड होता है, रेयरर से डेंसर जाने पे नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। तो पहले आप नॉर्मल बनाओ। तो हमेशा कर्व सरफेस में हम नॉर्मल कहाँ से बनाते हैं, इसके सेंटर ऑफ पॉइंट से। ये देखो, ये जो इसका सेंटर है ना सरफेस का, इसके सेंटर से आप एक सीधा लाइन ड्रॉ करोगे जहाँ पे ये टच करता है। तो आप यहाँ पे एक सीधे लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका क्या बन चुका है, यहाँ पे नॉर्मल बन चुका है। क्या बातें क्लियर है। अभी जैसे रेयरर से डेंसर जाता है तो लाइट कहाँ बेंड होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये लाइट पहले कहाँ जाना चाहता था, ये लाइट इस तरफ जाना चाहता था, हाँ या ना। लेकिन क्योंकि ये रेयरर से डेंसर आया तो अभी ये कहाँ बेंड करेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ जाना चाहता था तो अभी क्या करेगा, इसकी तरफ बेंड होगा। तो मान लेते हैं कि ये कुछ बेंडिंग किया है और बेंडिंग करने के बाद ये जो लाइट है इस तरफ आ चुका है बेंड होके। क्या बातें में समझ आता है, ये लाइट इस तरफ आ चुका है बेंड होके, डन है। और जैसे ही बेंड हो गया, ये देखो नीचे वाला ए वाला रे तो था और ए वाला रे भी यहाँ पे कटा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दो रे का इंटरसेक्शन, यहाँ पे बनेगा आपका इमेज। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन है क्या। तो हमने यहाँ पे दो रेज लिए, डन हो चुका है। अब देखो, सो लिख लेते हैं। सो ए एंड एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance u from the pole। ये जो पोल है, इस पोल से हम सारे रेफरेंस लेंगे। तो अभी हम मानते हैं जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, ये कितना डिस्टेंस पे प्लेस्ड है फ्रॉम द पोल। ये जो डिस्टेंस रहेगा ना आपका, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कितना डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, u डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। और जो आपका हाँ, ये तो ऑलरेडी O2P, ये क्या था, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो ए वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, O से लेके सेंटर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इमेज कहाँ पे बना है, इस पॉइंट पे बना है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मानते हैं v, बस नोटेशन है, ठीक है। ये आपका v, डन। इतना हो चुका है, लिखते चलेंगे फिर। u फ्रॉम द पोल एंड image is formed at a distance v from the pole। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन है क्या। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन का कौन सा लॉ सबसे बेस्ट है, बहुत ही कम ही लॉस दिए गए रिफ्रैक्शन के ऊपर, उसमें से क्या है, पहला तो स्नेल्स का लॉ है। तो नहीं, हम ये डेरिवेशन में हम स्नेल्स के लॉ से कर डालेंगे, ठीक। तो देखो, जैसे इस वाले रे को देखो, ये यहाँ पे जब गया था, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया यहाँ पे, इसे आप बोलते हो एंगल आई बनाया। फिर जब ये रिफ्रैक्शन हुआ तो ये रहा नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्शन के बाद कितना एंगल बनाता है, एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो पहला लिखते हैं, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। we know by Snell's law। Snell's law क्या कहता है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो आप क्या लिख दोगे, साइन ऑफ आई बटा साइन ऑफ आर इजिकल टू, कहाँ गया है, कहाँ पे था, दैट इज म्यू ऑफ 1 टू मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसी को आप आसान भाषा में यहाँ पे लिखोगे म्यू, नहीं, क्योंकि आपका पहला मीडियम रेयरर है तो उसको आप एयर मान के नेग्लेक्ट करोगे तो आपका खाली म्यू आएगा। क्या बात है, क्लियर है। ऑल्सो हमने थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था, यहाँ पे जो एंगल्स है क्या है, बहुत यहाँ पे एंगल बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। तो हियर एंगल्स आर, बहुत ही छोटे एंगल को हम बोलते हैं पैराक्शियल। सो उस केस में हम कैसे लिखते हैं, आप आई को खाली
साइन आई भी लिख सकते हो, मतलब साइन आई को आप आई लिख दो या आई को साइन आई लिख दो, वट एवर बोथ आर सेम। और आप आर को भी क्या लिख सकते हो, या फिर आप साइन आर को क्या लिख सकते हो, खाली आर भी लिख सकते हो। तो क्या ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा, आई बट्टा आर इजिकल टू म्यू, या फिर आप अगर लिख दो आई इजिकल टू म्यू आर, ऐसा लिखा जा सकता है। डन है, ये हो चुका है फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट। अभी आपको ये जो सेटअप है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होगा। सिंपल सी बात है, आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा क्योंकि आपने उस ग्लास को खुद लिया है तो आपको पता होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालना चाहते हैं जिसमें कि ये फॉर्मूला आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के ऊपर रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ज़रा देखना, हम यहाँ पे एजम करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एजम्पशन हम क्या मानते हैं, एंगल्स को मानते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है ना, इसको अल्फा मानते हैं। ज़रूरी नहीं है अल्फा बीटा गामा, तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बुक अल्फा मानते हैं तो हम भी अल्फा मान लेते हैं। यहाँ पे अल्फा मानोगे, इस एंगल को आप मानोगे बीटा, और ये जो एंगल बना है इसको आप मानोगे गामा। यहाँ तक बातें क्लियर है। डन। अभी मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपको पढ़ा देता हूँ, जिसको ट्रायंगल्स के बारे में याद नहीं है तो एक ऐसी है, ठीक है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर यहाँ पे एक एंगल है x, यहाँ पे एक एंगल है y, और यहाँ पे एक एंगल है z, ठीक है। तो मैं इस z एंगल को कैसे निकाल सकता हूँ, x प्लस वाई करके। बहुत ही बचपन का ज्योमेट्री है, सबको आता होगा, ठीक है। z इजिकल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। क्या बात है, हमें समझ आता है। अभी देखो z इजिकल टू एक्स प्लस वाई क्यों लिखता है, अगर कोई लॉ तुम में से कोई जानना चाहता है तो ये बात कुछ ऐसा रहेगा। अब देखो, ए एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए वाला एंगल कितना बनेगा, ये पिद्दू सा एंगल कितना बनेगा बताओ जरा, ये पिद्दू सा एंगल कितना बन जाएगा आपका, ए बनेगा। अगर मैं 180 में से माइनस कर दूँ इन दोनों एंगल के सम को, इतना ही बनेगा ये वाला एंगल। क्या ये बातें क्लियर है। उसके बाद अगर तुम इस लाइन को देखो, एक स्ट्रेट लाइन है तो एक सीधा लाइन है। सीधा लाइन पे हमेशा कितना एंगल 180 बनता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ये रेड वाला एंगल जिसको मैंने निकाला क्वेश्चन मार्क वाला एंगल, दैट इज क्वेश्चन मार्क वाला एंगल प्लस जेड एंगल 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर तुम z निकालो तो कितना आएगा, तुम अच्छा एक z निकालो तो कितना आ जाएगा 180 माइनस से क्वेश्चन मार्क वाला एंगल। तो z इजिकल टू 180 माइनस क्वेश्चन मार्क वाला एंगल वो कितना है, इस ट्रायंगल में से हमने निकाला था कितना है वो 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। तो जैसे इसको सॉल्व आउट करोगे तो 180 माइनस ये 180, ये माइनस माइनस यहाँ मिलके प्लस x प्लस वाई, तो कट जाएंगे। तो z आप पे रहेगा खाली x प्लस वाई। ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। डन है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डन है। अब आ जाओ फिर काम पे। अब देखो पहला ट्रायंगल देखो, अच्छा इसको नाम मैंने नहीं दिया था, इसका नाम लेट इट बी नेम इसका Q, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल OQC, OQC इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, OQC। क्या इस ट्रायंगल में दिख रहा है तुम्हें, ए वाला एक अंदर का एंगल, ए वाला एक और अंदर का एंगल, और ए रहा एक बाहर का एंगल, ए वाला और ए वाला। तो मैं क्या मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल OQC अल्फ़ा प्लस गामा इजिकल टू आई। डन है क्या। ऑल्सो अब दूसरा ट्रायंगल देखो QIC, QIC इस ट्रायंगल को देखो। क्या मैं इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ अंदर का एंगल, ए अंदर का एंगल इजिकल टू ए वाला एंगल, ये दोनों अंदर का एंगल इजिकल टू गामा, दैट इज लिखा जा सकता है ऑब्वियसली, दैट इज एंगल R प्लस एंगल बीटा, एंगल R प्लस एंगल बीटा इजिकल टू एंगल गामा। तो यहाँ से एंगल R निकालोगे कितना आएगा तुम पे, गामा माइनस बीटा। ये हो चुका है सेकंड स्टेप। सो अभी इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप करो, ये I का वैल्यू और ये R का वैल्यू यहाँ पुटअप करो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ I के जगह में, क्या मैं यहाँ पे I के जगह में लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस गामा इजिकल टू म्यू। क्या मैं R के जगह में लिख सकता हूँ गामा माइनस बीटा। अगर हमने इतना लिख दिया, क्या इसको फिर फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, अल्फ़ा प्लस गामा इजिकल टू म्यू अल्फ़ा माइनस म्यू बीटा।
इतना डन है। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे भी गामा है, यहाँ पे भी गामा है, डन है क्या? तो इनको एक तरफ रखते हैं और इसको उठा के मैं इस तरफ ला देता हूँ। सो अल्फ़ा प्लस इसको उठा के इस तरफ लाऊंगा तो म्यू बीटा इजिकल टू म्यू अल्फ़ा, ये उस तरफ जाएगा माइनस अल्फ़ा, मतलब गामा जो भी बोलो उसको। सो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस म्यू बीटा इजिकल टू गामा बाहर तो म्यू माइनस 1। ये हुआ एक और स्टेप। अब देखो मैंने बताया था कि बहुत ही छोटे एंगल्स को आप साइन कॉस टैन कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम टैन यूज़ करते हैं। टैन यूज़ करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि आपको हाइपोटेनस का लेंथ फिलहाल तो अननोन है, डन है क्या? आपको नोन यहाँ पे क्या है, ए वाला डिस्टेंस, दैट इज बेस आपको चाहिए। तो टैन यूज़ करना थोड़ा ईजी होता है, इसलिए टैन को यूज़ करते हैं और कुछ नहीं। तो क्या मैं इस अल्फा एंगल को भी लिख सकता हूँ बहुत ही छोटे एंगल के लिए, ऑल्सो फॉर पैरेक्शियल एंगल, फॉर पैरेक्शियल एंगल्स, जैसे कि यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एंगल्स बनते हैं। सो अल्फा कैन बी रिटन एज tan alpha, beta can be written as tan beta and gamma can be written as tan gamma. So ये एक्सप्रेशन आपका कैसा हो जाएगा, tan, so tan alpha plus mu tan beta इज इक्वल टू गामा के जगह में क्या आएगा, tan गामा, यहाँ पे mu माइनस 1। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन है क्या? अब देखो, अब tan अल्फ़ा निकालो, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एंगल यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको परपेंडिकुलर कितना मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा परपेंडिकुलर। लेट ये जो पॉइंट पे ज्वाइंट होता है m होता है, और हमने माना भी था कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये जो पॉइंट है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, मैंने स्टार्टिंग में असम्पशन में बताया था। सो क्या मैं tan गामा को लिख सकता हूँ अभी, tan अल्फ़ा को परपेंडिकुलर बट्टा बेस, परपेंडिकुलर मतलब QM बट्टा बेस मतलब आपका OM, डन है क्या? ऑल्सो क्या मैं लिख सकता हूँ tan ए वाला tan गामा, tan गामा यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, QM बट्टा बेस कितना है यहाँ पे, tan गामा परपेंडिकुलर बट्टा बेस, बेस कितना है, ए वाला आएगा ना आपका m से लेके c तक। साथ ही साथ में क्या मैं tan बीटा को लिख सकता हूँ, tan बीटा, तो यहाँ पे ट्राइंगल आ जाएगा आपका बड़का वाला ट्राइंगल, दैट इज परपेंडिकुलर QM बट्टा बेस कितना रहेगा आपका MI। ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। सो अब सबको यहाँ पे लिख दो, tan अल्फ़ा की जगह में क्या आएगा आपके पास, QM बट्टा OM प्लस म्यू, tan बीटा की जगह में आप क्या लिखोगे, QM बट्टा MI इज इक्वल टू tan गामा की जगह में आप क्या लिख दोगे, QM बट्टा MC और tan गामा म्यू माइनस 1, ये आपने लिख दिया। अभी यहाँ से आप इजीली QM को यहाँ से कॉमन निकाल दोगे तो आप पे क्या बचेगा, 1 बट्टा OM, यहाँ से निकाल दोगे तो म्यू, QM बाहर निकल आएगा तो 1 बट्टा MI, और यहाँ पे तो QM बट्टा MC म्यू माइनस 1। ये QM कट गया। here OM, यहाँ पे OM क्या है, O से लेके M, यानी ये वाला डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ये वाला डिस्टेंस को। सो O टू M क्या है आपका, U है। अब मैंने बताया था क्या, साइन कन्वेंशन के अनुसार आपको हमेशा रेफरेंस कहाँ से लेना है, M से लेना है, तो मतलब एक पोल से लेना है, तो पोल से आप इस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, नेगेटिव एक्सिस में जा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, OM क्या है आपका, नेगेटिव U है। सिमिलरली MI भी निकालना है हमें, MI। सो M से लेके I तक जाना है, M से लेके I तक जाना है, यानी ये दोनों पॉइंट बहुत ही नज़दीक है, तो मतलब P से लेके I तक ही आप जा रहे हो। किस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव V आएगा। और MC कितना आ जाएगा आप पे, MC, दैट इज अगेन P से लेके गिनोगे, P से C तक जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, दैट इज पॉजिटिव R। सो क्या हमारा ये फॉर्मूला आप कुछ देखने में ऐसा रहेगा, 1 बट्टा OM की जगह में क्या लिख देंगे हम, माइनस U प्लस म्यू
बट्टा एम आई की जगह में आप क्या लिखोगे, प्लस वी इजिकल टू 1 बट्टा एम सी की जगह में आप क्या लिखोगे, प्लस आर और यहाँ पे म्यू माइनस 1। इसी चीज़ को आप सजा के लिख दोगे, सजा के लिखोगे, और ये प्लस वाला टर्म है तो वो प्लस 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 ही बन जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, म्यू बट्टा वी, प्लस वाले को सामने लिख दिया, ये तो माइनस में, दैट इज़ 1 बट्टा यू इजिकल टू, ये प्लस में उस तरफ रख देंगे, 1 बट्टा आर म्यू माइनस 1। सो हमने यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव कर लिया इन सारे डिस्टेंस के बीच में, और हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे आर नोन है। क्या बात है क्लियर, क्योंकि ये दोनों तो हम ही करने वाले हैं तो हमें ये चीज़ पता होगा। क्या ये बात है क्लियर है। तो ये था बेसिकली आपका डेरिवेशन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल कर्व सरफेस, और इसी डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड करके हम आगे के सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप हमने इस वीडियो में मतलब इस चीज़ों को बढ़िया से सीख लिया है और आपका कुछ भी डाउट नहीं बचा इस डेरिवेशन के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसी को यूज़ करके और बाकी सारे डेरिवेशन करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।